नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। 10 और 11 अक्टूबर को पीएम मोदी लाओस में होंगे, क्योंकि ये वो अवसर होगा जहां पर 21वें आसियान शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि यहां पर पहुंचने के बाद आसियान देशों के साथ व्यापार, निवेश, सुरक्षा सहयोग पर चर्चा होगी और साथ ही इन देशों के साथ, इस संगठन के साथ अलग अलग जो विस्तार के क्रम में देखा गया, जो संबंध बेहतर करने की दिशा में पहले का प्रयास देखा गया, अब उनको कौन सी नई दिशा दी जाएगी, आगे की क्या रणनीति तय की जाएगी, वो आने वाले इन 2 दिनों में तय होगा। तो आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे आसियान की और देखेंगे कि आसियान का भारत के दृष्टिकोण से क्या महत्व है। इससे संबंधित विभिन्न पहलुओं की चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आसियान शिखर सम्मेलन, पीएम मोदी लाओस में होंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें यूपीएससी जीएस फाउंडेशन के हमारे नए बैचेज की शुरुआत के बारे में। लखनऊ में हिंदी माध्यम का जीएस फाउंडेशन बैच वो 18 अक्टूबर से शुरू हो रहा है 11:30 बजे सुबह से। वहीं अगर करोल बाग शाखा की बात करें तो जीएस फाउंडेशन बैच की शुरुआत 13 नवंबर से दोपहर 3 बजे से हो रही है। साथ ही जयपुर, प्रयागराज और इंदौर शाखा में हमारे नए बैच की शुरुआत हो चुकी है। इससे संबंधित किसी भी क्वेरी के लिए आप 8750187501 पर विस्तार से जानकारी हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले चर्चा के बिंदुओं की बात कर लें तो यहां पर हमने खबर की बात की। चर्चा में क्यों है, इस बात का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि इस आसियान के साथ इस समिट में पीएम मोदी उसके हिस्सेदार बनेंगे, इसलिए इसकी चर्चा हो रही है। इसी वजह से आसियान एक बार फिर से आपके परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण होता है, तो उसको भी समझेंगे। उसके बारे में जो बेसिक जानकारी होती है उसको आपको देने का प्रयास करेंगे। इसकी उत्पत्ति और कैसे इसका विकास होता है, भारत के साथ वर्तमान में भारत के लिए उसका क्या महत्व है, इस पर भी नजर डालेंगे। साथ ही साथ भारत की एक पॉलिसी जो पहले लुक ईस्ट पॉलिसी थी वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट हुई, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। और अंत में एक अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे, जिसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह हम आप पर छोड़ेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब देने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जोड़ के इस खंड को आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। साथ ही इस कार्यक्रम के पीडीएफ पाने के लिए आप हमको टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं खबर की। तो खबर है पीएम मोदी टू विजिट लाओस फॉर आसियान ईस्ट एशिया समिट। अब देखिए, यहाँ पर आसियान के साथ साथ दूसरी समिट भी है, ईस्ट एशिया समिट भी है। तो इसमें भी ये दोनों ही जो समिट है इसमें इनकी हिस्सेदारी होगी। अब चर्चा में होने का रीजन यही है कि 2 दिन तक यहां पर वो रहेंगे, लाओस में रहेंगे। लाओस की जो राजधानी है वियंतियाने, वहां पर ये रहेंगे। और ये 21वां है, इसका क्रम भी याद रखेंगे आप। आसियान शिखर सम्मेलन जो है ये 21वां है इसका क्रम। और वहीं अगर पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की बात करें तो 19वां है। और लाओस वर्तमान में इसका अध्यक्ष है, आसियान का अध्यक्ष होने के नाते इसकी मेजबानी कर रहा है। और भारत आसियान के बीच यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि एक व्यापक रणनीतिक भागीदारी की चर्चा होगी और यहाँ पर भविष्य की दिशा को तय किया जाएगा। तो लाओस की स्थिति आप मैप में देख लें। अगर इस प्रकार का कोई समिट होता है तो उसको आप एक बार मैप में देखें, क्योंकि ज्योग्राफिकल जो क्वेश्चन आपसे सवाल पूछे जाते हैं वो भी इसी तरह से उठाए जाते हैं। तो इसकी स्थिति यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। तो ये फिलहाल चर्चा का कारण है। अब क्या है आसियान, इसको हम समझते हैं। तो देखिए, आसियान जो है वो एक क्षेत्रीय संगठन है। किस क्षेत्र का संगठन है? तो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। इसको एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन कहते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यही है, कोई भी क्षेत्रीय संगठन बनता है तो उस विशेष क्षेत्र में जो भी उसके सदस्य देश होते हैं उनके मध्य में वो संगठन इसलिए बनाया जाता है कि कैसे उनकी उन्नति को तय किया जा सके। तो इसके सदस्यों के मध्य जो आर्थिक और सुरक्षा है उसकी दिशा में कैसे सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके, ताकि आर्थिक रूप से इसके सदस्य सशक्त हो सके, सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से उनकी सुरक्षा बेहतर हो सके। तो ये उसका उद्देश्य है कि सदस्यों के मध्य आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। वहीं अगर दक्षिण पूर्व एशिया संघ के रूप में इसका उदय हुआ, इसके उदय की अगर बात करें तो शुरुआत जब हुई इसकी, तो शुरुआत में 5 देश ऐसे थे जो कि 1961 में एक आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक संघ बनाते हैं, जिसको कि दक्षिण पूर्व एशिया संघ कहा गया। अब इसमें कौन कौन से देश थे? तो इसमें इंडोनेशिया था, मलेशिया था, फिलीपींस था, सिंगापुर था और थाईलैंड था। तो 1961 में इस संघ की नींव पड़ती है, लेकिन इसका वर्तमान नाम जो आसियान नाम है उस रूप में यह स्थापित कब हुआ? तो उस रूप में स्थापित होता है 8 अगस्त 1967 को, यानी 1967 को ये आसियान के रूप में आता है बैंकॉक घोषणा पर, जब ये देश हस्ताक्षर करते हैं। साथ ही साथ
इसका जो आदर्श वाक्य है उसको भी आप ध्यान रखें। इसका आदर्श वाक्य है एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। और इसके सचिवालय की अगर बात करें तो आसियान का सचिवालय जो है वो इंडोनेशिया में जकार्ता में स्थित है। साथ ही साथ वर्तमान में इसके सदस्यों की अगर बात कर रहे हैं तो इसके सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 10 है। यहां पर आप देख सकते हैं उसके सदस्यों को। यहां पर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनोई, फिलीपींस, वियतनाम, ये इसके वर्तमान में 10 सदस्य हैं जो कि आसियान के संगठन के सदस्य हैं। अब देखिए, ये तो हो गई इसके बारे में कुछ सामान्य बातें। अब इसके विकास के क्रम को अगर हम देखें, आसियान भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, उसके बाद उस पक्ष की तरफ भी चलेंगे और आसियान से भारत संबंध क्यों बेहतर करना चाहता है उस पक्ष को भी आपको बताएंगे और क्या हाल में पहल हुई है उसको भी देखेंगे। तो देखिए, जो पहला आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था वो 1976 में हुआ था। क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की यहां पर प्रतिज्ञा ली गई थी। यहां से फिर और आगे बढ़ते हैं तो मैत्री और सहयोग संधि होती है 1976 में होती है, जिसमें कि शांतिपूर्ण संबंध और सहयोग के लिए एक रूपरेखा तैयार की जाती है। फिर और आगे बढ़ते हैं तो आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र की घोषणा होती है 1992 में। इसमें इसके बीच जो सदस्य देश हैं वो ये तय करते हैं कि आपस में हम जो फ्री ट्रेड है उसको बढ़ावा देंगे, उसको करेंगे। इसके लिए एक मुक्त व्यापार क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा। फिर आसियान चार्टर तैयार हुआ 2008 में कि संगठन के अंदर एक कानूनी ढांचा होना चाहिए। कोई भी संगठन तभी चल सकता है जब वो एक कानूनी ढांचा हो, उसका एक चार्टर हो। तो ये सारी बातें तय की गई 2008 में। तो संस्थागत ढांचा भी इसका मजबूत हुआ। फिर आसियान आर्थिक समुदाय बनाया गया 2015 में। इसका उद्देश्य क्या था कि सदस्य देश जितने भी इसके हैं उसकी अर्थव्यवस्था को कैसे इंटीग्रेटेड किया जाए, एकीकृत किया जाए और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को कैसे बढ़ावा दिया जाए। इस विकास को तय किया इसने 2015 में। फिर आसियान क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी RCEP में यह शामिल हुआ 2020 में। तो ये इसके एक विकास का क्रम है, इसकी तरफ इसको दिखाया जा रहा है। अब देखिए, अगर भारत की बात करें तो भारत और आसियान के बीच में भी संबंध काफी अच्छा है। भारत इस दिशा में लगातार प्रयास करता रहा है। अगर हम बात करें तो इन देशों में, आसियान के अंतर्गत जो देश हैं वहां पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग सक्रिय है। वहां पर लाओस PDR हो गया, कंबोडिया हो गया या वियतनाम हो गया, यहाँ के जो प्रमुख स्थल हैं उनके जीर्णोद्धार के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काम कर रहा है। इसके अलावा हाल ही में एक तूफान आया था, यागी तूफान, आपको याद होगा। उस समय भी भारत के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन सद्भाव। उसमें भी लाओस और वियतनाम में भारत ने काफी सहायता पहुंचाई। जून 2024 की अगर बात करें तो कंबोडिया भारत के बीच में सीधी उड़ान की शुरुआत होती है। तो हम देख रहे हैं क्रमवार रूप से कि भारत आसियान देशों के साथ काफी संबंध बेहतर करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। भारत सिंगापुर के बीच में एक सेमीकंडक्टर को लेकर इकोसिस्टम के लिए एक साझेदारी पर हस्ताक्षर हुआ, एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। भारत वियतनाम हो या भारत मलेशिया हो, भारत सिंगापुर हो, भारत ब्रुनोई हो, हमेशा भारत की कोशिश रहती है कि वो अपने संबंधों को इन देशों के साथ उन्नत करता रहे। लगातार इस दिशा में प्रयास होता रहा है। इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो आसियान के जो सदस्य देश हैं उनके साथ भारत की सांस्कृतिक रूप से भी कुछ आपको ऐसे लक्षण दिखाई देंगे इन देशों में, चाहे वो वहां पर रामलीला का आयोजन होना हो। भाषाई रूप से आप देखेंगे संस्कृत और पाली के कई शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। वहां के मंदिरों पर आप देखेंगे बौद्ध धर्म हिंदू प्रभाव दिखाई देगा, चाहे कंबोडिया का अंगकोर वाट का मंदिर हो या बोरोबुदुर का इंडोनेशिया का मंदिर हो, यहाँ पर आपको बौद्ध और हिंदू प्रभाव दिखाई देगा। इसके अलावा वहां की फूडिंग में, भोजन में भी आपको प्रभाव दिखाई देगा, भारतीय संस्कृति के तत्व दिखाई देंगे। इसके अलावा वहां पर्यटन जो होता है उस पर्यटन में भारतीय लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो वहां की अर्थव्यवस्था में भी हम रोल निभाते हैं। तो भारत को आसियान भी इग्नोर नहीं कर सकता है। इसके अलावा अगर हम आसियान देशों के स्ट्रक्चर के ऊपर एक नजर डालेंगे तो आपको दिखाई देगा कि भारत के लिए वो क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए, क्षेत्रीय समूह के रूप में क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पर भी एक नजर डालते हैं। क्षेत्रीय स्थिरता सबसे बड़ी चीज अगर हम बात करें तो यहाँ पर TAC और ARF पर यह हस्ताक्षर किया और यहाँ पर क्षेत्रीय हम कह सकते हैं कि स्थिरता आई। TAC क्या था? तो देखिए 1776 में 1776 में ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन, इस पर हस्ताक्षर किया गया। इसके अलावा आप देखेंगे ARF बनाया गया, आसियान रीजनल फोरम बनाया गया 1994 में, ताकि इस क्षेत्र में सुरक्षा, संवाद और समझौता जो है उसकी स्थिति बेहतर हो सके। साथ ही साथ आर्थिक विकास के लिहाज से अगर आप देखेंगे इसलिए भारत के लिए ये पक्ष इंपॉर्टेंट है। आर्थिक विकास के अगर दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो इसकी जनसंख्या 2021 के हिसाब से आप देखिए 630 मिलियन है। आसियान की बात मैं कर रहा हूं। और व्यापार और निवेश के लिए गतिशील और तेजी से विस्तार करने वाला एक बाजार है। तो कोई भी ऐसा देश जो कि अपने सामान को यहां पर खपाना चाहे, बेचना चाहे,
तो उसके लिए एक मार्केट के रूप में इसको देख रहा है, एक बाजार के रूप में देख रहा है। इसके अलावा यहाँ पर विनिर्माण और व्यापार का ये एक प्रमुख केंद्र है, इसलिए भी जितने भी देश आप देखेंगे वो आसियान से संबंध बेहतर रखना चाहेंगे। विश्व व्यापार में ये चौथा सबसे बड़ा निर्यातक भी है, तो व्यापारिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से इसका इंपॉर्टेंस यहां से जगजाहिर होता है। सांस्कृतिक विविधता की अगर बात करें तो यहाँ पर संस्कृति, भाषा और धर्म की समृद्ध और विविध श्रेणी है, जिसका जिक्र मैंने आपको पहले ही किया। साथ ही साथ अंतर सांस्कृतिक आदान प्रदान और सहयोग के अवसर भी यहाँ पर मिलते हैं। बॉलीवुड इसका एक एग्जाम्पल है, बॉलीवुड का इन देशों में काफी क्रेज है, तो हम कह सकते हैं वो सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक उदाहरण है। इसके अलावा आप देखें रणनीतिक स्थान है। रणनीतिक स्थान क्यों है? क्योंकि अगर आप देखें भारत के लिहाज से आप देखें तो जो चीन है, चीन का एक प्रतिकार करना चाहेगा भारत हमेशा से, इसीलिए दक्षिण पूर्व की तरफ भारत ने विशेष ध्यान दिया। विशेष रूप से जब यूएसएसआर का जब विघटन हो गया, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो भारत ने जो उसकी लुक ईस्ट की पॉलिसी थी वो इसीलिए थी, वो दक्षिण पूर्वी इन देशों की तरफ इसीलिए देखना शुरू किया क्योंकि उसको चीन का प्रतिकार करना था। तो इसका रणनीतिक महत्व भी है क्योंकि इसकी स्थिति जहां पर है, इसकी स्थिति आप देखेंगे तो व्यापारिक मार्गों के चौराहे पर यह स्थित है। जैसे मलक्का जलडमरू है, मलक्का जलडमरू की स्थिति बताती है कि व्यापारिक जो रास्ते हैं वो यहां से होकर गुजरते हैं, इसलिए इसका एक रणनीतिक इंपॉर्टेंस है। इन देशों से अगर आपके संबंध बेहतर रहेंगे तो आप चीन पर एक दबाव बनाते हुए एक संतुलन की स्थिति आप बना सकते हैं। साथ ही साथ राजनयिक जुड़ाव भी है इन देशों के से। कई देश ऐसे हैं जो बेहतर संबंध रख रहे हैं, चाहे भारत को देखिए, जापान, न्यूजीलैंड, चीन, दक्षिण कोरिया आदि कई देशों के साथ इसका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ है, तो इस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है। तो ये वो कारण है जिसकी वजह से आसियान के इंपॉर्टेंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ एक चीज और महत्वपूर्ण है, जो भारत की एक पॉलिसी है 2014 के बाद से, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी एक दशक पूरा हो गया, इसलिए ये भी आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान रखेंगे एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत आसियान से हमारे संबंध की दिशा में हम इतने एग्रेसिवली इफेक्टिवली प्रयास कर रहे हैं। देखिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है इसको भी समझ लीजिए। तो देखिए यूएसएसआर का जब विघटन हुआ तो उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव भारतीय प्रधानमंत्री बने, और पीवी नरसिम्हा राव के भारतीय प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने ये देखा कि भाई जो रूस था, सोवियत संघ था, सोवियत संघ के रूप में हमारा एक महत्वपूर्ण रणनीतिक जो भागीदार था वो समाप्त हो गया। तो ऐसे में अब हमें विकल्प तलाशना था, तो विकल्प के रूप में दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ देखा इन्होंने, और वहीं से हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी शुरू हुई जो इससे पहले थी। और लुक ईस्ट पॉलिसी क्यों थी? क्योंकि चीन के एक रणनीतिक प्रभाव के प्रतिकार के रूप में हमें एक विकल्प चाहिए था, और वो हम आसियान के रूप में देख रहे थे, तो इसलिए हमने इसकी तरफ देखा और उसकी दिशा में हमने प्रयास भी किया। 1996 की अगर बात करें तो हम आसियान के संवाद भागीदार बन जाते हैं। 2002 में हम क्या करते हैं, शिखर स्तरीय वार्ता के भागीदार बन जाते हैं। वहीं 2012 में देखेंगे तो रणनीतिक साझेदारी संबंध हमारा डेवलप हो जाता है। तो ये हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी पहले थी, लेकिन जब सरकार बदली 2014 में नई सरकार आती है तो वहां से आप देखेंगे भारत के जो नए प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात कही और 4C का उल्लेख किया। यहां पर 4C क्या था? तो 4C था कल्चर, कॉमर्स, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग। इसका मतलब कि संस्कृति, वाणिज्य, संपर्क और क्षमता निर्माण, इन 4C पे उन्होंने फोकस किया। अब आप सोच रहे होंगे कि जो लुक ईस्ट पॉलिसी है या एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए पहला अंतर तो आप समझिए कि भौगोलिक विस्तार के दृष्टिकोण से अगर देखें तो लुक ईस्ट पॉलिसी जो था वो केवल और केवल आसियान देशों तक ही केंद्रित था। वहीं अगर एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करेंगे तो वो पूर्वी एशिया के अन्य देशों, चाहे वो जापान हो, उत्तरी कोरिया हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, इन देशों तक भी उसका विस्तार करता है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। वहीं अगर आप देखें तो लुक ईस्ट पॉलिसी में जहां केवल फोकस आर्थिक संबंधों पर था, वहीं एक्ट ईस्ट पॉलिसी में इसको विस्तार दिया गया और अब उसका फोकस रणनीतिक और सुरक्षा संबंधों तक विस्तार करता है, वहां तक आगे तक जाता है। वहीं अगर बात करेंगे आप कनेक्टिविटी की, जैसा कि यहां पर बात की जा रही है संपर्क या कनेक्टिविटी की, तो यहां पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी में आप देखेंगे जो पूर्वोत्तर भारत है उसको दक्षिण पूर्व एशिया से कैसे बेहतर ढंग से कनेक्ट किया जाए, इसके लिए बुनियादी ढांचे के विस्तार पर ज्यादा जोर दिया जाता है। इसलिए भी आपकी ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अब आप देखें इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य यह है कि लुक ईस्ट पॉलिसी का जो विस्तार किया गया उसके लिहाज से विस्तार करते हुए इस पॉलिसी को अपनाया गया और व्यापक संबंध स्थापित किए गए। वो संबंध जो सिर्फ आर्थिक आयाम तक केंद्रित था, अब आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करेगा, अर्थात इसके आयाम का विस्तार हुआ। क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीतिक संबंधों पर यहाँ पर जोर दिया जाना शुरू हुआ। तो हम सुरक्षा और जो रणनीतिक पक्ष है
इसको कह सकते हैं कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी में इसको और एड ऑन किया गया, इसको विस्तृत किया गया। तो ये है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और इसका मुख्य फोकस क्या होता है, तो आसियान के साथ साथ पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के जो देश हैं उनके साथ भी कैसे हमारे बहुआयामी संबंध डेवलप हो, मल्टी डायमेंशनल हमारे जो रिलेशन है वो डेवलप हो, इस पर इसका फोकस रहता है। और सामरिक सहयोग के साथ साथ रक्षा और समुद्री सुरक्षा को प्रमुखता देना इसका उद्देश्य है। और इसी के तहत आप देखेंगे, इसी के अनुसरण में भारत ने क्वाड नामक जो इंडो पैसिफिक और अनौपचारिक समूह हुआ उसके आख्यान में भी भारत सम्मिलित होता है। हम कह सकते हैं कि ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी का ही एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो ये फिलहाल आसियान की इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंस थी, इसलिए महत्ता थी, आसियान इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके परीक्षा के लिहाज से भी। अंत में हम चलेंगे एक अभ्यास प्रश्न की तरफ। आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपको बताना है। बैंकॉक थाईलैंड, हनोई वियतनाम, जकार्ता इंडोनेशिया या मनीला फिलीपींस। तो उम्मीद है इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब आप जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।